प्यारे बच्चों, आज क्लास 11 साइंस कॉमर्स वाले बच्चों का इकोनॉमिक्स का एग्जाम था पेपर 3। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में कितना सही किया, इस वीडियो को देखकर आंसर मिला सकते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो इकोनॉमिक्स का आपका एग्जाम हुआ था, इसमें पहला क्वेश्चन जो आया था वो था सांख्यिकी किसका अध्ययन है। सांख्यिकी जो है किसका अध्ययन है? चित्र का, भाषा का, नक्शे का या फिर तथ्य और संख्याएं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, तथ्य और संख्याएं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आपको मात्रात्मक आंकड़े उपलब्ध होंगे? तो बुद्धि है, सौंदर्य है, वैवाहिक स्थिति है या फिर आय है। आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो ये क्वेश्चन आर्ट्स में रिपीट किया था, इसका करेक्ट आंसर जो है वो होना चाहिए आय। तीसरा क्वेश्चन है, यदि साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता आमने सामने हो तो आंकड़ा संग्रह की सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी? डाक प्रश्नावली, टेलीफोन साक्षात्कार, वैयक्तिक साक्षात्कार या इनमें सभी। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, वैयक्तिक साक्षात्कार। चौथा नंबर है, प्राथमिक आंकड़ा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गणनाकार द्वारा संग्रहित एवं प्रयुक्त आंकड़ा, पुस्तक, इंटरनेट, अखबार। तो ये जो तीनों है वो द्वितीयक आंकड़ा है, जबकि जब ये आपका ए जो है वो आपका प्राथमिक आंकड़ा का है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गणनाकार द्वारा संग्रहित एवं प्रयुक्त आंकड़ा। पांचवा नंबर है, किस प्रकार के प्रश्न में उत्तरों के केवल दो ही विकल्प दिए जाते हैं? तो द्विविधि प्रश्न, मुक्तोत्तर प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न या बंद छोर वाले प्रश्न। आपका करेक्ट आंसर जो है वो ए हो जाएगा, द्विविधि प्रश्न। छठा नंबर है, राम एक गांव की जनसंख्या को उनकी वैवाहिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत करता है। राम के द्वारा किया गया यह वर्गीकरण क्या कहलाता है? तो कालिक है, मात्रात्मक है या फिर स्थानीय या गुणात्मक। आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा गुणात्मक। सातवां नंबर है, वर्ग सीमा क्या दर्शाती है? तो औसत को, कुल आवृत्ति, प्रतिशत या फिर न्यूनतम और अधिकतम सीमा। तो ये बताती है न्यूनतम और अधिकतम सीमा। आठवां नंबर है, 0 से 10, 10 से 20 तथा 20 से 30 किस प्रकार की श्रेणी है? तो ये अपवर्जी है, खुली है, समावेशी है या अपूर्ण है। तो 0 से 10 और फिर 10 से ही शुरू है, तो ऐसी स्थिति में ये समावेशी हो जाएगा, सी ऑप्शन। नहीं सॉरी, ये आपका हो जाएगा अपवर्जी। समावेशी होता है जैसे 0 से 10 और फिर 11 से शुरू हो जाए, ये समावेशी कहलाता है, ये आपका अपवर्जी हो जाएगा। नौवां है, निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकीय माप केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो माप नहीं है, माध्य है, चतुर्थक और बहुलक, ये तीनों है। सहसंबंध गुणांक जो है वो नहीं है, तो यहाँ पर नौवां का बी हो जाएगा। 10वां है, निम्नलिखित में से किस औसत की गणना रेखा चित्रीय विधि से नहीं की जा सकती है? समानांतर माध्य, बहुलक, माध्यिका, इनमें से सभी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समानांतर माध्य। 11 नंबर है, व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? तो ये सूत्र है सिग्मा एक्स बट्टा एन। 12 नंबर है, यदि किसी आंकड़े से समांतर माध्य 25 तथा माध्यिका 20 है तो बहुलक का मान क्या होगा? तो इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, जेड बराबर बहुलक, इसका फॉर्मूला होगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला पर बैठा के सॉल्व कर देंगे। तो जेड बराबर 3, मीडियन आपका कितना दिया हुआ है? मीडियन है आपका 20 दिया हो, तो मीडियन की जगह 20 हो जाएगा, माइनस 2, मीन है आपका 25, तो गुना 25। अब इसको गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 60 माइनस 25 दूनी 50, 60 में 50 गया तो कितना बचेगा? 10। 10 आपका ऑप्शन ए है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 10। 13 नंबर, आंकड़ों को सारणी में प्रस्तुत किया जाता है ताकि
आंकड़े सुंदर लगे, आंकड़े सुरक्षित रहे, आंकड़े संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से दिखे, इनमें सभी। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, आंकड़े संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से दिखे। 14 नंबर है, एक बारंबारता वितरण को प्रस्तुत करने का सबसे उपयुक्त ग्राफिक विधि क्या है? वृत्त आरेख, दंड आरेख, घटक दंड आरेख की आयत चित्र। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आयत चित्र। 15 नंबर है बच्चों, आयत चित्र की सहायता से किस औसत की गणना की जा सकती है? किसकी कर दिया? समांतर माध्य, माध्यिका है, बहुलक है, इनमें से सभी है। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बहुलक। 16 नंबर है, यदि दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक का मान -0.9 है तो इस कथन से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है, मतलब ऋणात्मक, तो कोई संबंध नहीं है। धनात्मक तो होगा नहीं, कोई रेखीय संबंध। घनिष्ठ ऋणात्मक रेखीय, यहाँ ऋणात्मक लगा हुआ है तो ये आपका डी हो जाएगा, घनिष्ठ ऋणात्मक रेखीय सहसंबंध। 17 नंबर है, यदि एक अध्ययन में पाया गया है जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है आइसक्रीम की बिक्री में वृद्धि होती है तो यह किस प्रकार का सहसंबंध है? तो धनात्मक है, ऋणात्मक है, शून्य है, इनमें सभी। तो गर्मी बढ़ने से आइसक्रीम भी बढ़ रही, तो गर्मी और आइसक्रीम में कैसा संबंध? दोनों बढ़ रहा है, मतलब धनात्मक सहसंबंध। 18 नंबर है, दो चरों के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है? आंकड़ों का संग्रह, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण या सहसंबंध। तो दो चरों के आपसी संबंध को सहसंबंध कहते हैं। ये सहसंबंध का परिभाषा एक तरह से, डी ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर है आपका, सूचकांक किसकी माप है? सूचकांक जो है वो किसकी माप है? केवल वृद्धि, समय के साथ परिवर्तन, केवल कमी, इनमें समी। तो ये है आधार वर्ष और जांच वर्ष के इसमें तुलना किया जाता है, इसलिए बी हो जाएगा, समय के साथ परिवर्तन। 20 नंबर है आपका, मुद्रास्फीति दर निकालने के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन सा है? तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक संवेदी है, थोक कीमत सूचकांक औद्योगिक। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो ये चली थी 1854 में, सी ऑप्शन हो जाएगा 1854। ब्रिटिश काल में भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? तो ये थी कृषि पर आधारित, डी ऑप्शन हो जाएगा कृषि पर आधारित। 23 नंबर है, भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग, जिसका अब नाम चेंज होकर नीति आयोग हो गया है, और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन होते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के पोस्ट पर जो होंगे वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा आपका। 24 नंबर है, औद्योगिक नीति 1956 का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो ये इसका लक्ष्य था आपका मुक्त निजी क्षेत्र का विकास, सार्वजनिक क्षेत्र विस्तार में जो विदेशी व्यापार बढ़ावा देना, कृषि को समाप्त करना। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार पर जोर। 25, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो इस कथन से उपभोक्ता के लिए क्या संकेत हो सकता है? वह सड़क पर सरकार का विरोध, दुकान झगड़ा, वस्तु, ये सी हो जाएगा आपका, वस्तु का उपभोग कम करे। 26 नंबर है, वैश्वीकरण से भारतीय उपभोक्ताओं का सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ? विकल्पों में घरेलू गुणवत्ता में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी उत्पादों की उपलब्धता। 27 है, नई आर्थिक नीति के 3 आयाम है, क्या है? तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। 28, मानव पूंजी निर्माण का मुख्य साधन क्या है? तो मानव पूंजी का मुख्य साधन है मानव पूंजी निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य हो जाएगा। मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में मुख्य अंतर क्या है? तो मानव पूंजी बिक्री संभव नहीं, बेचा जा सकता है। मानव पूंजी नष्ट होती है जब भौतिक पूंजी नहीं। मानव पूंजी का स्वामी उसके साथ है जब भौतिक पूंजी का, हाँ, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 30 है, शिक्षा पर व्यय का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होता है? तो मुद्रास्फीति वृद्धि, बेरोजगारी में कुशल, शिक्षा पर व्यय, कुशल श्रमिकों की संख्या बढ़ेगी, सी हो जाएगा। 31 नंबर है,
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी संस्था ऋण देती है? तो ये देती है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। सहकारी समितियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों की सहायता करना, बी हो जाएगा। 33 नंबर है, जैविक कृषि में किस प्रकार उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो ये कंपोस्ट खाद का उपयोग किया जाता है, डी ऑप्शन हो जाएगा, कंपोस्ट खाद। 34 नंबर है आपका, निम्नलिखित में कौन सा असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है? असंगठित जो है वो है आपका सब्जी दुकान। 35 है, ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? शिक्षित, सरल, चक्रीय, परछन बेरोजगारी पाई जाती है, डी। 36 है, रोजगार समृद्धि का क्या अर्थ है? लोगों को केवल सरकारी, लोगों को केवल व्यापार को प्रोत्साहित करना, लोगों को केवल निजी रोजगार, हाँ आपका डी हो जाएगा, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। 37 नंबर, निम्नलिखित में से किस एशियाई देश में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये है आपका भारत। 38 है, निम्नलिखित में कौन सी गैस वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है? वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। 39 है, पर्यावरण संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो इसका है कचरा जलाना, इसका है वृक्षारोपण। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन और कारण के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन ए है, चीन में जनसंख्या वृद्धि दर भारत और पाकिस्तान की तुलना में कम है। कारण आर जो है वो चीन ने लंबे समय तक एक बच्चा नीति लागू की थी। तो ए ऑप्शन है, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आपका इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो बच्चों ये थे आपके 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोगों ने इसमें कितना सही किया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।